हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम एक जीके की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से है। आइए देखते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। आइए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारत में संवैधानिक विकास में क्या क्या है। संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। यानी हम किसी देश के शासन को चलाने के लिए हम कुछ नियम कानून का पालन करते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। आइए देखते हैं इसके जो भी अधिनियम हैं, कैसे ये संविधान बना और कैसे कैसे क्या क्या कंपनियां आईं और क्या क्या हुआ। तो ये इसके माध्यम से देख लेते हैं। कंपनी के शासनाधीन पारित ये कौन कौन से एक्ट थे, आइए देखते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1813 में भी 13 में आया दोबारा, फिर चार्टर एक्ट 1833 बना, फिर चार्टर एक्ट 1853 आया। अब आइए देखते हैं क्राउन के शासनाधीन पारित। अब जो क्राउन के शासनाधीन पारित था वो क्या था, देखते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। पहले तो बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, फिर बाद में उसको क्या कह दिया गया, गवर्नर जनरल। एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ देखते हैं नोटेड पॉइंट क्या है। इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमेंस्टर तथा हाइड थे। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। 1781 का एक्ट सेटलमेंट। अब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट फिर से देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी उनको जो है इस पर 3 उसमें जो है क्या कहते हैं नियम बनाने का अधिकार मिल गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अब भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही, यानी 1858 तक बनी रही। कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
को अनुमति मिली, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। आगे देखते हैं भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल। अब देख लेते हैं 1772 से 1774 बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और 1828 से 1833 बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। अब देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। रॉबर्ट क्लाइव आए सबसे पहले, तो रॉबर्ट क्लाइव आए बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर बनकर। कब आए? जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब उसमें जो है इन्होंने नेतृत्व किया था और इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया? 1758 से 1760 ईस्वी तक ये रहे। फिर दूसरी बार भी इन्हें ही 1765 से 1767 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। फिर उसके बाद 1772 से 1774 बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन बने? वारेन हेस्टिंग बने। फिर गवर्नर का पद समाप्त करके जो है 1774 से 1785 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग ही बने। फिर उसके बाद जो है 1828 से 1833 बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और ये जो है 1833 से 1835 के मध्य जो इनका कार्यकाल था, तब ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। ये यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये बंगाल का है और ये भारत के हैं। फिर आते हैं जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। अब आगे देखते हैं 1856 से 1858 तक कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे, क्योंकि जब गवर्नर का पद समाप्त किया गया तो वायसराय आ गए। अब देखते हैं मार्च 1947 से अगस्त 1947 भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगस्त 1947 जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब उसके बाद आते हैं श्री राजगोपालाचारी, जून 1948 से जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत, अब भारत आज़ाद हो चुका था, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय में अंतर है, ठीक है, गवर्नर जनरल और ये भारतीय गवर्नर जनरल में अंतर है। तो श्री राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। 1813 का राजलेख या कानून या जो नियम कानून जो भी होते हैं, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। यानी कि जो है क्या कहते हैं कि चीन से जो व्यापार होता था और जो चाय का व्यापार होता ये जारी रहा, बाकी और समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास तथा विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। अब अगला अधिनियम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या क्या था देख लेते हैं। इसके द्वारा कंपनी के चीन से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। इस चार्टर में था जो कंपनी से जो मतलब व्यापार चल रहा था चीन से, वो भी समाप्त कर दिया गया। भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले शामिल हुए, यानी लॉर्ड मैकाले जो थे वो शामिल हुए। अब जो है इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। यानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया कब? 1843 ईस्वी में। इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। राजलेख की धारा 87 यानी जो विधि थी उसके अनुसार, यानी जो नियम कानून बने थे उसके अनुसार 87 के अनुसार, धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म
जन्म तथा धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर ही सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। अब आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया। अब आइए देखते हैं 1853 का अधिनियम, यानी 1853 का जो अभिलेख वो राजलेख था वो क्या था देखते हैं। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। अब देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 में क्या हुआ आइए देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद सरकार द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, यानी बनाया गया। अब देखते हैं इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया, यानी वो भारत का गवर्नर जनरल था उसको हमने कह दिया वायसराय, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। अब देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। नोट, आइए देखते हैं मुख्य पॉइंट क्या है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अब अगला नोटेड पॉइंट क्या था। 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 यानी 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या है आइए देखते हैं। इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या था। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय यानी उस समय के वायसराय थे तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। तो जो है अब नोटेड पॉइंट क्या है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये है इम्पॉर्टेंट, देख लीजिए। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसमें सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसको सांप्रदायिक जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है किसको, लॉर्ड मिंटो को। आगे देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब 1919 में कौन सा अधिनियम आया था देखते हैं। इसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस समय माउंटेग्यू भारत के राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय थे और माउंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई।
प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनल कार्टिस थे। तो जो लियोनल कार्टिस थे, पूछा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, यानी किन्हें माना जाता है, तो लियोनल कार्टिस को। आगे है प्रांतीय विषयों के दो भागों यथा हस्तांतरित तथा आरक्षित में बांटा गया। यानी जो प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन से, यथा हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित पे क्या होता था, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि कर आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। अब है सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अब ये नोटेड पॉइंट में देखते हैं। वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष के बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। आइए देखते हैं 1935 का भारत अधिनियम, शासन अधिनियम। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संसद की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब था विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही हो उसमें। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा, जिसको ओडिशा कहते थे, का निर्माण हुआ। अब है देश की मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग द्वारा तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। अब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देखते हैं। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों डोमिनियन स्टेट भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की। यानी 2 राज्य बन गए, 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने तथा उनके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की।
यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो है ब्रिटिश का शासन समाप्त हो गया। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। प्रत्येक अधिराज्य के अपना संविधान बनाने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ये जानकारी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।